नेक्स्ट टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन होता है चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज व्हेन लोड इज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम जी फुल वैल्यू टू ज़ीरो वैल्यू। यानी कि लोड का फुल लोड से नो लोड तक जाने में जो वोल्टेज में चेंज आ रहे हैं उसे वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। इस टाइम पे जनरेटर की स्पीड और फील्ड एक्साइटेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका फार्मूला होता है वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड माइनस वी का मैग्नीट्यूड अपॉन वी। अगर इसको परसेंटेज में डिफाइन करें तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कैपेसिटिव लोड की बात करें तो अगर लाइटली कैपेसिटिव लोड है तो उस टाइम वोल्टेज रेगुलेशन ज़ीरो हो सकता है क्योंकि ये इसके इक्वल हो जाएगा। पर अगर हाई कैपेसिटिव लोड की बात करें तो उस टाइम पे जो ये वी है वो ई से बड़ा होता है। जब ई से वी ई से बड़ा हो जाता है तो वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आता है। ये चीज़ नोट कर लेना, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। वोल्टेज रेगुलेशन को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए डायरेक्ट लोड टेस्ट होता है जो केवल स्मॉल अल्टरनेटर के लिए यूज होता है 5 kVA तक। इसमें डायरेक्ट अल्टरनेटर को चला के फुल लोड पे देख लेते हैं कितनी वोल्टेज है, नो लोड पे देख लेते हैं कितनी वोल्टेज है और वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड कर लेते हैं। दूसरा मेथड आता है इनडायरेक्ट मेथड जो लार्ज मशीन के लिए यूज होता है। इसमें 3 मेथड आते हैं, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड या फिर ईएमएफ मेथड, दूसरा एम्पेयर टर्न मेथड या फिर एमएमएफ मेथड और तीसरा जेडपीएफ और पोटायर ट्रायंगल मेथड। पहला जो मेथड होता है आपके सिलेबस में केवल पहला ही मेथड है, इसे हम कहते हैं पेसिमिस्टिक मेथड, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है वो एक्चुअल से थोड़ा ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसे कहते हैं पेसिमिस्टिक मेथड। दूसरा मेथड एमएमएफ मेथड, इसमें वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअल से थोड़ा कम मिलता है तो इसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक मेथड। तीसरा जेडपीएफ मेथड, इसमें आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन एक्यूरेट मिलता है तो इसे बोलते हैं एक्यूरेट मेथड। तो आपके सिलेबस में केवल पहला ही है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड या फिर ईएमएफ मेथड। इसको समझते हैं। सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में बेसिकली हम सिंक्रोनस इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं जेडएस को। तो जेडएस को कैलकुलेट करने के लिए आरए और एक्सएस पता होना चाहिए कितना है। तो आरए को कैलकुलेट किया जाता है डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट से और जेडएस को हमारे पास ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट से मेजर किया जाता है। तो इस मेथड में ये 3 टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। सबसे पहले आता है डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट। इसमें यह अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग में इस टाइम ओपन सर्किट है, इसमें कोई भी करंट नहीं जा रही है और स्टेटर मान लेते हैं स्टार कनेक्टेड है जिसमें हर एक फेस का रेजिस्टेंस आर ए और आर ए है। इस फेस और इस फेस के बीच में हमने एक वोल्टमीटर लगा रखा है और इस फेस से हमने एक अमीटर कनेक्ट कर रखा है जिसको हम यहाँ से डीसी सप्लाई देंगे। तो इसमें हर एक फेस हर एक पेयर के लिए, जैसे फ़िलहाल यहाँ पर एक ये और दूसरा ये दोनों वाइंडिंग के लिए किया गया है, फिर इस वाइंडिंग और इस वाइंडिंग के लिए भी कर सकते हैं, इस वाइंडिंग और इस वाइंडिंग के लिए कर सकते हैं। तो हर एक पेयर के लिए हम अमीटर वोल्टमीटर मेथड या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बार जब ईच पेयर के लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाए तो 3 बार हम ऐसा रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। पहली बार में कितना आता है, दूसरी बार में कितना आता है, तीसरी बार में कितना आता है और उसका एक एवरेज ले लेंगे RT। अब इस एवरेज को हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस हैं। तो अगर आप किसी भी एक वाइंडिंग में देखें तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है, इसलिए डिवाइड बाई 2 से करेंगे तो आपको पर फेस का डीसी रेजिस्टेंस पता चल जाएगा कितना है। एक बार डीसी रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाए उसके बाद एसी रेजिस्टेंस की बात करते हैं। एसी रेजिस्टेंस डीसी रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर स्किन इफेक्ट होता है। तो स्किन इफेक्ट की वजह से हम जो हमारे पास डीसी रेजिस्टेंस आया उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक फैक्टर से जिसकी वैल्यू होती है
1.20 से 1.75 तक, डिपेंड करेगा मशीन का साइज़ कितना है। टिपिकली इसको 1.25 ले लेते हैं। तो AC रेसिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 1.25 इंटू RDC। तो इस तरीके से हमको आर्मेचर का रेसिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में ये फील्ड वाइंडिंग है जिसको हम DC सप्लाई से दे रहे हैं। यहाँ पर अमीटर लगा है ताकि हम इस फील्ड करंट को मेजर कर सकें। दूसरा ये रोटर है, ये स्टेटर है। तो स्टेटर में जो हमारे पास आउटपुट टर्मिनल है इसको ओपन कर दिया है यहाँ पर। तो L1, L2, L3 ये 3 टर्मिनल है, इनको ओपन कर दिया है। हर एक के बीच में वोल्ट मीटर V और V लगाया है। इस वाइंडिंग और इस वाइंडिंग के बीच में V है, इसके और इसके बीच में V है, और L1 और L3 के बीच में भी वोल्ट मीटर V लगा हुआ है। तो इस टेस्ट में हम IA को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उसमें ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी आती है। इस तरीके से हमको एक कर्व मिल जाता है। ये आपके पास ओपन सर्किट वोल्टेज का टर्मिनल है, ये आपके पास फील्ड करंट है। तो फील्ड करंट को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, उसके साथ देखेंगे करस्पॉन्डेंस में वोल्टेज कितनी बढ़ रही है। तो उसका जो कर्व आएगा उसे बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, OCC। तो इस तरीके से एक कर्व मिलता है। अगर इस कर्व को यहाँ से सीधे एक लाइन ड्रॉ करें तो इसे बोलते हैं एयर गैप लाइन, जो ब्लू लाइन से मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। इस टेस्ट में ये आपके पास स्टेटर वाइंडिंग है, ये आपके पास फील्ड वाइंडिंग है। स्टेटर वाइंडिंग यानी कि आपके पास आर्मेचर जो होता है उसको शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं। तीनों फेस में हमने एक एमीटर लगाए हैं ताकि आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट यानी कि आर्मेचर करंट आपको मिल जाए। और यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग है, इसको मेजर करने के लिए, इसमें फील्ड करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पर एमीटर लगाया हुआ है। इसको एक वेरिएबल DC सप्लाई से हम कनेक्ट करेंगे। इसमें भी धीरे धीरे फील्ड करंट को बढ़ाएंगे और उसके साथ देखेंगे कि आर्मेचर करंट कितनी इंक्रीज़ कर देंगे। तो आपके पास जो कर्व हमको मिलता है इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर ये फील्ड करंट है, ये आर्मेचर करंट है। तो ये ग्रीन कलर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब आपको ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएं तो उसको एक साथ ड्रॉ कर लेते हैं। ये ओपन, मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है। ये ओपन सर्किट वोल्टेज के लिए एक लाइन है रेड से, इसमें OCC बना दिया है। फिर ये दिखाएगा कि ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट करंट के लिए हमारे पास जो कर्व बनेगा उसके लिए हमने मेजर करने के लिए एक एक्सेस ड्रॉ किया है। तो इसमें हम शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट हमने एक ही प्लॉट में ड्रॉ किया है। तो वोल्टेज की वैल्यू हमको इस एक्सेस से पता चलेगी और करंट की वैल्यू इस एक्सेस से पता चलेगी, इसलिए यहाँ पर ये दो लाइन है। तो जिस पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में ओपन सर्किट वोल्टेज देख लेंगे कितनी है और उसके करस्पॉन्डेंस अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो उसके करस्पॉन्डेंट शॉर्ट सर्किट करंट यानी कि आर्मेचर करंट कितनी है ये मेजर करते हैं। तो जो ZS होता है उसका फार्मूला है ZS इजिकल टू ओपन सर्किट वोल्टेज पर फेस अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट आर्मेचर करंट, जो आपके पास IF के सेम वैल्यू ले, यानी कि यहाँ पर आपके पास किसी एक पर्टिकुलर IF की वैल्यू पे जो वोल्टेज आई है AB अपॉन जो करंट आई है AC, इसका रेशियो होता है ZS। तो ZS इजिकल टू AB वोल्ट में है अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो इस तरीके से हमको ZS मिल जाएगा। अगर हमको XS चाहिए तो इसके लिए फॉर्मूला में ZS के मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा रूट के अंदर RA²
प्लस एक्स एस का स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स एस आ जाएगा रूट के अंदर जेड एस स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर। तो हमको वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए, तो वोल्टेज रेगुलेशन में ई ए का फॉर्मूला होता है ई ए इजिकल टू रूट के अंदर वी कॉस फाइव प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस वी साइन फाइव प्लस माइनस आई ए एक्स एस का होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव है अगर लोड लैगिंग पावर फैक्टर का है और नेगेटिव है अगर लीडिंग पावर फैक्टर का है। तो यहाँ से ई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, वी हमारे पास पहले से होता है, तो इस तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस से हमको पता चल जाएगा मेथड से कि आर ए कितना है और एक्स एस कितना है। तो जब ये पता चल जाएगा तो हमको बाकी चीज़ें इसमें पता होती है, ये निकल जाएगा तो वोल्टेज रेगुलेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।